हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। तो आज आपके सामने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के ऊपर सेट नंबर 5। अभी तक हम इसके 4 सेट कर चुके हैं। आज हमारा लास्ट सेट है। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं, हम टोटल टॉप 100 एमसीक्यू करेंगे ऑन द टॉपिक इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल। होप सो आप सभी ने पुराने 4 सेट इसके देख लिए होंगे। तो आज हमारा लास्ट सेट है, तो उसके बाद मैं आपको पीडीएफ, इसकी कंप्लीट पीडीएफ विद आंसर की आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, या आप सर्च कर सकते हैं आईजी क्लासेस, आप उधर से भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप देख सकते हो आपकी कंप्लीट पीडीएफ है, जिसमें आपको इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के ऊपर प्रॉपर मटेरियल भी मिल जाएगा जो हमने 11 लेक्चर्स में पढ़ाया है, और साथ में टॉप 100 एमसीक्यू भी मिल जाएंगे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। हम 80 एमसीक्यू तक कर चुके हैं। आज हमारी बारी आती है 81st क्वेश्चन। तो क्या कहता है 81st क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड बाय द एनी बेसेंट। मैंने आपको बताया था एनी बेसेंट ने होम रूल मूवमेंट स्टार्ट किया था 1916 के समय में। ऊपर ही जो 80th क्वेश्चन था उसमें ही हमने डिस्कस किया था। इट इज द मेन एम क्या था उनका, टू अटेन द सेल्फ रूल फॉर इंडिया। ठीक है, वो इंडिया के लिए सेल्फ रूल चाहते थे। तो उस चीज को, उस नेशनलिज्म को बढ़ाने के लिए उन्होंने कुछ न्यूज़पेपर्स की शुरुआत की। तो उनमें 2 न्यूज़पेपर मेन थी, आपने याद रखनी है। एनी बेसेंट ने 2 न्यूज़पेपर स्टार्ट की थी। एक आपका आता है न्यू इंडिया एंड द सेकेंड वन इज कॉमनवेल्थ। ये दोनों आपने याद रखनी है, ये पूछा जाता है बड़ी बार एमसीक्यू में। तो इधर आपको जो ऑप्शन मिल रहा है आप उधर चुन लो। न्यू इंडिया ही आपको इधर दिया हो, तो न्यू इंडिया आपका राइट वन रहेगा। तो 81st का आंसर है D1। 82 के आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर वॉज नॉट, देखो ध्यान से पढ़ना, वॉज नॉट है। बच्चे क्या करते हैं, जल्दी जल्दी देखते हैं। वॉज एसोसिएटेड विद एक्सट्रीमिस्ट, चल बाल गंगाधर तिलक को टिक। ठीक है, आप सीधे वो बिना कभी कभार 1-2 शब्द आप खा जाते हो जल्दबाजी में, लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी। इधर बोल रहे हैं वॉज नॉट एसोसिएटेड विद एक्सट्रीमिस्ट। अब आप सभी को पता है जो हमारी आईएनसी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, 2 पार्ट्स में विभाजित थी, एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स, एक गरम दल एक नरम दल। और गरम दल की बात करें जो हिंसा की ओर बढ़ते थे, उनमें आपके आते हैं लाल बालपाल, आप सभी को पता है मेन लीडर्स। तो इधर वही बोल रहा है इनमें से कौन एक्सट्रीमिस्ट नहीं है। इसका मतलब इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इनमें से कौन मॉडरेट्स है। तो इनमें से मॉडरेट मैं आपको बता दूं, A.O. ह्यूम जो थे वो मॉडरेट लीडर थे। मैंने आपको बताया हुआ लिस्ट बताई थी मॉडरेटर्स में कौन कौन आते हैं। A.O. ह्यूम आ गए, दादा भाई नारोजी आ गए, W.C. बैनर्जी आ गए, गोखले जी आ गए, मदन मोहन मालवीय जी आ गए। तो ये सब हमारे मॉडरेट्स थे। तो इसमें हमारा आंसर A.O. ह्यूम इज द राइट वन। 83 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंसिडेंट एंडेड द हिस्टोरिक फास्ट ऑफ गांधी जी। गांधी जी का जो 27 दिन का अनशन था, उन्होंने बिना कुछ खाए पिए ये फास्ट रखा था। फास्ट अनटू डेथ था, उन्होंने फास्ट रखा था। किस पैक्ट के तहत इनका ये फास्ट टूटा था? तो ये पूना पैक्ट के तहत टूटा था। आप सभी को बता दूं, पूना पैक्ट हमारे B.R. अम्बेडकर जी और गांधी जी के बीच में हुआ था, और इसको साइन करने वाले मदन मोहन मालवीय जी थे, क्योंकि गांधी जी इस कंडीशन में नहीं थे कि वो साइन कर सके, क्योंकि उन्होंने 27 डेज तक कुछ नहीं खाया था। तो 84 क्वेश्चन क्या कहता है, सिलेक्ट द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग इवेंट। देखो इस तरह के क्वेश्चन ना फ्रीडम स्ट्रगल जो है इसके ऊपर बड़े एमसीक्यू इस तरह के बड़े आते हैं, क्योंकि इसमें आपको डेट्स पता होनी चाहिए। आपको एग्जैक्ट डेट भी, मैक्सिमम की एग्जैक्ट डेट तो हमें पता नहीं होती, लेकिन ईयर वाइज तो जरूर पता होना चाहिए कौन सी चीज पहले हैपन हुई। तो बात करते हैं, अगर हम साइमन कमीशन की बात करें, आप सभी को बताइए 1927 में आई थी साइमन कमीशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेहरू रिपोर्ट की अगर बात करें, नेहरू रिपोर्ट आप सभी को पता है 1928 में आ गई। एंड द इनॉग्रेशन ऑफ फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हमारी होगी 1930 में, नवंबर में हुई थी। ठीक है, तो नवंबर 1930 में हुआ था। तो आप देख सकते हैं ऑलरेडी सीक्वेंस में है, तो 1, 2, 3 ऑप्शन रहेगा। तो ये आपको सी ऑप्शन में मिल रहा है, तो इसका आंसर सी रहेगा। आगे बढ़ते हैं 85 क्वेश्चन की ओर। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट कंपेल द रविंद्रनाथ टैगोर टू रिनाउंस हिज नाइटहुड। उन्हें एक टाइटल मिला था नाइटहुड का। तो अब एक मूवमेंट हुई थी, उस मूवमेंट में मदद करने के लिए गांधी जी ने बोला था कि आपको जो भी टाइटल मिला उसे रिनाउंस कर दो, उसे बलिदान कर दो उसका। तो कौन सी वो मूवमेंट थी आप सभी को पता होनी चाहिए। तो वो मूवमेंट थी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, टू एक्सप्रेस द सॉलिडिटी विद द लीडर्स ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो इसका सी ऑप्शन रहेगा। 86 की ओर आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन दैट कंपेल्ड द कांग्रेस लीडर नॉट टू अटेंड द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस।
तो जो कांग्रेस लीडर थे उन्होंने फर्स्ट राउंड टेबल क्यों नहीं एक्सेप्ट किया, क्यों नहीं, किस कारणों के कारण उन्होंने उधर जो था राउंड टेबल अटेंड नहीं की। तो आप इधर ऑप्शन देख सकते हो। फर्स्ट बोलता है द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज नॉट इन फेवर ऑफ महात्मा गांधी पार्टिसिपेशन इन इट। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने कहा था महात्मा गांधी जी आप सबसे पहले आइए। द ब्रिटिश गवर्नमेंट वांटेड टू गिव रिप्रेजेंटेशन टू कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन। The British government did not give any assurance to the effect that the discussion would proceed on the basis of granting Puran Swaraj. Faiz Ali Hussain, who was suspected to dislike towards the Muslim with leaning towards the Congress, was to guide the British government in the choice of Muslim delegates to the conference. तो इसमें से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर रहता है, तो मेन रीजन यही था कि कांग्रेस ने इसका कहा कि हम राउंड टेबल में नहीं आएंगे, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोई एश्योरेंस नहीं दी, उन्होंने कोई गारंटी नहीं दी कि हाँ हम आपकी पूरन स्वराज की कोई बात करेंगे, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। 87th क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। ये भी आपका सेम क्वेश्चन आ गया क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, लेकिन इधर मूवमेंट से अलग अलग है, आपको पता होनी चाहिए कौन सी मूवमेंट पहले हुई। तो बात करते हैं अगर हम प्रेस एक्ट की, तो प्रेस एक्ट आया 1910 में। सूरत स्प्लिट द मोस्ट इंपॉर्टेंट 1907। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी आप सभी को पता है 1920 में हुआ और 1922 में विड्रॉन कर ली गई। रॉलेट एक्ट भी आप सभी को पता है 1919 में आया, जिसके तहत हमने थोड़ा प्रोटेस्ट भी किया, फिर जलियांवाला बाग मैसेकर के तहत हुआ। तो आप इधर देख सकते हो फर्स्ट ऑप्शन आपका आता है सेकंड, देन फर्स्ट, देन फोर्थ एंड थर्ड, 2 1 3 4, 2 1 3 4। तो ये आंसर मुझे दिख रहा है, सॉरी 3 4 नहीं 4 3, ठीक है 2 1 4 3। तो सी ऑप्शन इज द राइट वन, क्योंकि रॉलेट एक्ट तो 1919 में हुआ ना। 80 और 88 क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर अपोज द एनी बेसेंट आइडिया ऑफ लॉन्चिंग होम रूल मूवमेंट। तो नीचे दिए गए एक ऑप्शन में से आपने बताना है जिन्होंने एनी बेसेंट का बहिष्कार किया, उनका अपोज किया कि हाँ आप होम रूल मूवमेंट स्टार्ट नहीं करो। आपको मैंने बताया था जो मॉडरेट्स है वो सोचते थे कि हमें असेंबली में सीट चाहिए तो हमें उनके खिलाफ कोई मूवमेंट नहीं स्टार्ट करनी चाहिए। तो वो गोखले जी थे जिन्होंने एनी बेसेंट का बहिष्कार किया था। मेन पर्सन जो थे उन्होंने इसका अपोज किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट वॉज प्रोब बाय द हंटर कमीशन। हंटर कमीशन के लिए हंटर कमीशन जो चुनी गई थी किस पर्पस के लिए चुनी गई थी, तो वो मेन पर्पस उसका था जलियांवाला बाग मैसेकर के अंदर तहकीकात करना कि हुआ क्या है, क्या नुकसान हुआ है और कितनों लोगों की डेथ हुई है। 90th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। मैच द फॉलोइंग जरा आप बोल सकते हो, या आपको बोल सकते हैं करेक्ट वाला तो बड़ी बार आता है कि हाँ कौन सा करेक्ट नहीं है। तो इसमें से आप देख सकते हो बाकी सब करेक्ट हैं, लेकिन जो लास्ट वन है 1930 गांधी इम्पैक्ट वाज इन 1931। तो दिस वन इज द राइट आंसर, क्योंकि करेक्ट नहीं है तो उसके कारण हम इसको टिक कर देंगे। तो डी इज द टिक राइट आंसर। 91 क्वेश्चन, आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1858, ठीक है, मतलब रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद, व्हाट नेम वाज टू ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। मैंने आपको बताया था उसके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पद जो था उसे हटा दिया गया था और उसकी जगह एक नया पद लाया गया। तो वो क्या था? विसरॉय ऑफ द स्टेट। तो 91 का भी आंसर सी है। अभी तक मैक्सिमम आंसर सी ऑप्शन आ रहे हैं, आप देख सकते हो। तो अब आपने कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है उस टाइम पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे और उन्हीं को विसरॉय ऑफ इंडिया भी बनाया गया था, तो वो कौन थे, तो उनका आपने नाम कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। 92 क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट द कॉज फॉर द फेलियर ऑफ द ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857। जो 1857 का हमारा रिवॉल्ट था उसका मेन कारण क्या था जिसके कारण हम फेल हो गए थे। तो आप इधर देख सकते हो द रिबेल लैक्ड इफेक्टिव लीडरशिप। यस सर, मेन चीज तो यही थी कि हमारा कोई लीडरशिप नहीं था। लीडरशिप नहीं था तो हमने बाद में बाकियों को अप्रोच किया, राजाओं को अप्रोच किया कि हाँ आप हमें लीड कीजिए, ठीक है। तो फिर अगला बोलता है दे डिड नॉट गेट द सपोर्ट ऑफ सिविलियन पीपल एनीवेयर इन द कंट्री। एनीवेयर वर्ड लिखा है, तो देखो ये तो मीरठ वाली जगह तो थोड़ा सपोर्ट था ही। जो हमारी नॉर्दर्न साइड थी, नॉर्दर्न साइड पे थोड़ी सी सपोर्ट थी, नॉर्थ ईस्टर्न में थोड़ी साइड थी, दिल्ली में भी थोड़ा सा इसका सपोर्ट मिला था। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कोई भी सिविलियन हमारा सपोर्ट नहीं कर रहा था, तो ये भी ये ऑप्शन गलत हो जाता है। देयर वाज नो सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन टू गाइड देम, ये भी लीडरशिप के रिलेटेड हो गया, तो ये भी सही है।
देयर मिलिट्री इक्विपमेंट वॉज इंफीरियर टू दैट ऑफ द इंग्लिश, और ऑब्वियसली बात है जो इंग्लिश मैन के इक्विपमेंट से वो सुपीरियर थे एज कंपेयर टू अस। तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ आर द राइट वन, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? तो 92 का ए ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 93 क्वेश्चन, हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक द इंडियन वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस 1857? अब ये 1857 का अगर मेन चीज याद रखो, जिन्होंने इसको टाइटल दिया था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो वही इसका आंसर है वी.डी. सावरकर। मैंने आपको बताया था वी.डी. सावरकर जी ने ही बोला था ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, तो उन्होंने इसके तहत एक बुक लिखी द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। 94, which of the following place where the first meeting of the INC was held? फर्स्ट टाइम INC ऑब्वियसली बात है कहां पे फॉर्म हुई? संस्कृत कॉलेज हमारे बॉम्बे में, तो इसका आंसर भी बॉम्बे ही आ जाएगा। 95 क्वेश्चन, वाई वॉज द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल? सेकेंड राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस थी उसे फेल क्यों माना गया? तो उसका मेन कारण यह था कि उन्होंने कम्युनल पे थोड़ी ज्यादा प्रायोरिटी दी, कि उन्होंने हमें छोटे छोटे पार्ट्स में बांटने की कोशिश की, हमें फूड डालने की कोशिश की, तो वो उसका मेन रीजन था कि हाँ वो फेल की नहीं जाती है। 96 क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग लीडर हेडेड द इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ 1946? अगर इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ 1946 थी, मतलब अब हमारी स्टार्ट हो गई थी कि हाँ हमें आजादी दी जानी है, तो उधर एक गवर्नमेंट का थोड़ी सी मीटिंग हो रही थी, तो उस टाइम कौन हेड किए, किन्होंने हेड किया था हमें? तो हमारे द फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया, दैट इज जवाहरलाल नेहरू। तो सी ऑप्शन इज द राइट वन। 97 क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इनिशिएटेड द खेरा सत्याग्रह? मैंने आपको बताया था पहले चंपारण, फिर खेरा, फिर देन अहमदाबाद मिल वर्कर मूवमेंट। तो ये तीन मूवमेंट इनकी स्टार्टिंग मूवमेंट थी, तो किनकी थी ये स्टार्टिंग मूवमेंट? महात्मा गांधी जी की, तो इसका ए ऑप्शन आ जाएगा। 98 क्वेश्चन, ये बड़े अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन इस तरह के मिलते हैं, ठीक है, आप देख सकते हो मैच द फॉलोइंग की तरह है। आप इधर आपको लिस्ट 1 दी होती है, लिस्ट 2 दी होती है, तो आपने क्या करना है? मैच करना है। तो मैच करने में तो हम बहुत ज्यादा माहिर हैं। तो स्वराज पार्टी की अगर बात करें, ठीक है, तो कौन सा क्वेश्चन है? 98, ठीक है। अगर हम स्वराज पार्टी की बात करें तो ये सी.आर. दास जी इसके पहले प्रेसिडेंट थे, इन्होंने फॉर्म की थी। गदर पार्टी के बारे में आप सभी को पता होगा, तो गदर पार्टी की क्या ऑप्शन आ जाएगा? लाला हरदयाल जी ने स्टार्ट की थी। INC, A.O. ह्यूम, एंड ऑल इंडिया होम रूल मूवमेंट बाय एनी बेसेंट। तो आप इधर देख सकते हो राइट ऑप्शन इज द A1, ठीक है। 2, 4, 1, 3। 99 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वर रिटन बाय द पंडित जवाहरलाल नेहरू? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपसे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बहुत ज्यादा बुक्स लिखी थी, कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स लिखी थी, तो उनके नाम आपको पता होने चाहिए। तो सबसे मेन बुक जो उन्होंने लिखी है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया एंड द ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ये दो मेन इनकी बुक्स है, आपने याद रखनी है। फर्स्ट एंड द थर्ड आर रिटन बाय द पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो इसका आंसर फर्स्ट एंड द थर्ड आ जाएगा। तो 99 का आंसर है सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। 100 क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। आज इसके बाद आपके जो 100 MCQ थे हमने कंप्लीट कर लिए, सेंचुरी कंप्लीट कर दी, और देखते हैं क्या क्वेश्चन बोलता है। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कमेंट नो वकील, नो अपील, नो दलील एसोसिएटेड? देखो इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको गारंटी देता हूं, कोई भी आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं करवाएगा। वो सिंपल आपको बेसिक क्वेश्चन करा देंगे। मैंने सारे जो आपको एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं मैंने वही डाले। आप देख सकते हो आपको एग्जाम में ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आजकल आते हैं, आपको मैच द फॉलोइंग आते हैं, टिक द करेक्ट ऑप्शन आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चंस आजकल बड़े रेयर होते हैं कि डायरेक्ट आपको पूछ ले। अगर डायरेक्ट आपको आ जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, मैं कहूंगा। तो देख लेते हैं 100 का क्या आंसर आता है। 100 का बोलता है नो वकील, नो अपील, नो दलील। ये किसके तहत बोला गया था? तो इसे टाइटल दिया गया था रॉलेट एक्ट में। क्यों दिया गया था? क्योंकि रॉलेट एक्ट में कहा गया था कि हम किसी को भी जेल में डाल देंगे विदाउट एनी ट्रायल, विदाउट एनी केस, हम किसी को भी जेल में डाल देंगे। तो इसे टाइटल दिया गया नो वकील, नो अपील एंड नो दलील। तो 100 का आंसर डी ऑप्शन रहेगा। होप सो आपको ये 100 के 100 MCQ अच्छे लगे होंगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लगे होंगे। मैंने इसमें सभी तरह के आपको जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उनको मैंने डाल दिया, और साथ में चाहे हमने 100 MCQ किए हैं, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं जब मैंने आपको होमवर्क दिया है, आपको साथ साथ जो फर्दर नॉलेज दी है, तो आप मान सकते हैं कि 150 to 170 MCQ इस 100 MCQ में कवर अप कर चुके हैं, जब मैं आपको साथ में होमवर्क दे देता और साथ में फर्दर नॉलेज भी देता था। होप सो आपको अच्छे लगे होंगे। तो इधर ही हम आपसे विदा लेते हैं। आप
के साथ हम अपना जो इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल से समाप्त करते हैं। और कितनी अच्छी बात है कि कल 15 अगस्त है, कल हमारा इंडिपेंडेंस डे है और आज ही हम इस टॉपिक को अभी खत्म कर रहे हैं। तो आप सभी को पहले ही मैं एडवांस में इंडिपेंडेंस डे की शुभकामनाएं देता हूं। तो यही है, अच्छी तरह आप उसे सेलिब्रेट करें और देश के हित में काम करें। तो गाइस, आज के लिए हम अपना लेक्चर इतना ही रखते हैं। तो मिलते हैं कल अपने नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अलविदा।